ये आजादी सत्ता ट्रांसफर हस्तांतरण के समय तक जितनी भी बैकवर्ड शेड्यूल की जातियां थी, अल्पसंख्यक की, अल्पसंख्यकों में जमींदार को छोड़कर सारे मेहनत कश जो 85% का निर्माण करते थे और बहुजन का निर्माण करते थे। और आज कुछ उनके अंदर मजबूरी है कि नौकरी नहीं मिली, ठेका पर ठेका लेने का गुण नहीं है उनके पास, तो उनको मजदूरी भी करना पड़ता है और काम, इसलिए परिवर्तन कुछ हुआ है। इसलिए जातिवाद का जो व्यवहारिक पहलू है उसमें घटाव भी हुआ है, वो रूढ़ता, वो विभाजन नहीं रहा। और इसी क्रम में अंतरजातीय संबंध भी बनने लगे हैं। तब भी होते थे, छिपाए जाते थे, उसको सामाजिक रूप प्रदान, सामाजिक स्थान नहीं मिलता था। आज सामाजिक स्थान कुछ मिलने लगा है। जैसे ये है कि जैसे आप इस चीज को, जैसे बाबा साहब ने कहा कि जाति को तोड़ने के लिए अंतरजातीय विवाह जरूरी है। हाँ। तो इस बात पर आज भी देखा जाता है कि अंतरजातीय विवाह हो जाता है, लेकिन परंपरावादी समाज नहीं मानता है, लोगों को प्रताड़ित करता है। हाँ, प्रताड़ित करता है, मार डालता है, तमाम सारी हाँ, चीज है। हाँ। तो इस पर आपका अपना रुख क्या है? देखिए, जहाँ अभी भारत में जहाँ कृषि का विकास है, खासतौर से हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अभी भी खाप पंचायतें हैं, तो जाति श्रेष्ठता बरकरार है, जबकि विकास हुआ है। यानी एक लेकिन इस किसान आंदोलन में अभी जो हुआ है 13 महीने बॉर्डर पर, पंजाब का जो गुरु नानक का दिशा थी, उस पर वहाँ लंगर चलाने की जो प्रक्रिया उन्होंने शुरू किया था और उन्होंने जो आश्रम टाइप का जो उन्होंने खोला है जगह जगह, तो इसमें देखिए हिंदू और मुसलमान, हिंदू के अलावा सारे धर्मों में जो जकात के रूप में या कुछ लिया जाता है तो वो समाज पर खर्चा करते हैं। लेकिन हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जो लेते हैं तो वो केवल अपना ही दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में, किसी भी रूप में लेते हैं, तो अपनी प्रॉपर्टी बढ़ाते हैं, अपने लिए करते हैं। उसमें निहंग ब्राह्मणों की बात नहीं करते। जो आश्रम चलाते हैं, मठाधीश चलाते हैं, आप जानते हैं कि सन 1978 के आसपास जो एक मुकदमा आया था कौन नंद करके, केरल का, जो आधार बना है संविधान में कि न्यायालय को अधिकार है समीक्षा का कि किसको क्या है ये, तो उसमें आर्थिक मुद्दा, उस समय केरल की सरकार ने जो जमीन को वितरण करने की बात किया, तो वह मुकदमा चला हाई सुप्रीम कोर्ट तक, 13 लोगों की पीठ बनी। उसमें भी 7 और 6 के बीच में फैसला हुआ। और मजबूरन इंदिरा गांधी ने भी जो हदबंदी योजना है और सीलिंग एक्ट जिसको कहते हैं, और ग्राम समिति जमीनों का विस्तृत कार्यक्रम के तहत जमीन का बंटवारा इमरजेंसी पीरियड में किया और बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसमें संविधान के 31A के आधार पर वह जीत गया, वो आश्रम वाला उसके पक्ष में चला गया फैसला। और इसीलिए सरकारों को जमीन की संपत्ति का जो व्यक्तिगत मालिकाना संविधान में अधिकार दिया गया है, मूल अधिकार में, उसको वो रोक नहीं सकती। ये संविधान जो है वह जो मनमाना असमानता जो बढ़ रही है, ये संविधान की देन है। जो अपराधी, भ्रष्टाचारी, धार्मिक श्रेष्ठता वाले जो संसद में पहुंच रहे हैं, गुंडे बदमाश पहुंच रहे हैं, ये संविधान के ही तहत पहुंच रहे हैं। नहीं, बात तो सही है, चूंकि सबको समाधिकार है तो पहुंच सकते हैं, लेकिन और कानूनन उनमें जो 14 अधिकार दिए गए हैं उसको लागू करने के लिए कानून नहीं है, अमल में लाने के लिए, बल्कि उसको तोड़ने के कानून ज्यादा है। 107 है संगठन, 144 है, NSA है, क्या क्या है तमाम। ये तो जमीन का सवाल
पर भी इसी तरह की बात है कि आप किसी की जमीन नहीं ले सकते, जो नाजायज हजार एकड़ जमीन किए हुए है। अभी चंदौली में जो घटना घट रही है वो सब देखा जा सकता है। अभी जैसे ठीक है, ये तो बात ठीक है, संविधान अपनी तरफ चल रहा है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि आज का जो संघर्ष है, आज का जो समय है, आज की जो व्यवस्थाएं चल रही है, और जैसे और आपका मार्क्सवादी दर्शन है, एक तरफ अम्बेडकरवादी दर्शन है, एक तरफ ब्राह्मणवादी दर्शन है, एक तरफ कांग्रेस का मिक्स कल्चर है, ये सारे कल्चरों में को देखते हुए समाज में जो बदलाव की परिस्थितियां हो रही है, तो क्या आने वाला समय और संघर्षशील हो सकता है या और भी दुरूह हो सकता है? इस पर आप थोड़ा से कम शब्दों में बताएं। संघर्ष तो वर्ग संघर्ष ही है, सब संघर्ष वर्ग संघर्ष के संगठित और दिशा अभी नहीं है, लेकिन सब जितना, क्योंकि समाज अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है। धार्मिक संघर्ष भी जो हुए हैं किसी न किसी रूप में वर्ग संघर्ष का हिस्सा रहे हैं। तो इसीलिए बुद्ध का संघर्ष भी एक तरह से उन्हीं वर्गों का पक्ष पोषण करता है जो कमजोर हैं, अभिशप्त अभिशप्त और कमजोर हैं। हाँ, उन्हीं का समर्थन करता रहा। लेकिन आज की परिस्थिति में धार्मिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन, ये आंदोलन जब तक जनवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित खड़ा नहीं होगा, हो रहा है, जाने अनजाने हो रहा है, टूट रहा है, व्यापक प्रक्रिया में टूट रहा है। लोग अभी अखिलेश यादव ने इंटरकास्ट मैरिज कर लिया, कोई नहीं बोला। उनकी तेरही नहीं किया मुलायम सिंह यादव का, कोई बोला? आज तमाम लोग तेरही, दूध घाट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी जो गरीब तबका है वो उस भावना से प्रेरित है कि कहीं अनिष्ट न हो जाए दूसरे जन्मों में। तो वैज्ञानिक शिक्षा के अभाव में ये सारी चीजें, इसलिए जरूरत है कि ये सत्ता वैज्ञानिक शिक्षा को रोकना चाहती है। अभी डार्विन की थियरी को पूरा हटा दिया, मुगल काल का पीरियड इतिहास से हटा दिया, और तमाम कहानी किस्सा ले आकर के लाद दिया। तो अब उन प्रगतिशील लोगों का काम है, जो बौद्धिस्ट हैं, जो मार्क्सिस्ट हैं, जो जितने में हैं, वह जितना वो मानते हैं उसको सही ढंग से। आज देखते हैं कि 56 किस्म का बौद्धिस्टों में कर्मकांड है, लेकिन कुछ बौद्धिस्ट ऐसे नहीं हैं। अंबेडकर ऐसे नहीं थे, उन्होंने विवाह के मामले में इतना में ही एक तो लेटर लिखा कि कुछ मत करिए, हाथ में हाथ मिला दीजिए, और एक मंगल गीत छोटा सा कह दीजिए, बस हो गया। जैसे विवाह की ही बात आ गई, अभी कुछ लोग संविधान की शपथ लेकर के शादी कर रहे हैं, और इसी के तहत अभी एक जो है महिला जो यसी है, नाम तो हमको याद नहीं आ रहा है, अभी 4-5 दिन का घटना है कि उसको घर में के जाने के लिए उद्घाटन में, चूंकि बौद्धिस्ट थी इसलिए उसको जाने नहीं दिया, उसने इस्तीफा दे दिया। तो ये शादियां जो है, कहीं लोग घर में जाने की इजाजत थी, सरकार ने उसको छुट्टी नहीं दिया। हाँ, छुट्टी नहीं। वह घर उसका पूरा बौद्धिस्ट है, और वो भी सर्वधर्म सर्वसभा के माध्यम से गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, जिसमें वो छुट्टी चाहती थी, उसको दिया नहीं, तो वह इस्तीफा दे दिया। तो कहीं न कहीं ये मतलब ये है कि जैसे मैं अब बाकी एज ए आप सामाजिक कार्यकर्ता और मार्क्सिस्ट और राजनीतिक कार्यकर्ता होते हुए, मैं ये आपसे बस बहुत संक्षिप्त उत्तर चाहूँगा कि जो वर्तमान शासन पूरे देश में चल रहा है, इस पर आपकी क्या मतलब कहना है? और ये शासन व्यवस्था जो है, सामाजिक रूप से जो अर्ध सामंती और औपनिवेशिक ढांचा है, उसको बरकरार रखे हुए है, और ये विदेशी पूंजी पर निर्भर है, यहाँ का पूंजीपति भी, और तमाम गैर संवैधानिक, गैर तरीकों से, भ्रष्टाचार के तरीके से संपत्ति का केंद्रीकरण किया जा रहा है, और आम जनता के पास जो संसाधन है उसको तो छीन ही रहे हैं। इनके जेब में यदि मजदूरी का है तो उसको भी वो छीन रहे हैं कि भाई खाता खुलवाइए,
पैन कार्ड बनवाइए और आधार कार्ड से जोड़िए, 10,000 दीजिए, 1,000 दीजिए, ये सब सारे इनके पास एक नया मतलब पैसा एक तरह से कि पूंजी का केंद्रीकरण कर, हाँ, हैं। वो और ये वित्तीय पूंजी, वो पूंजी में औद्योगिक पूंजी नहीं, वित्तीय पूंजी का साम्राज्य के आम आदमी की आवश्यकताओं के लिए उद्योग बनाया जाए, उसकी जगह पर पूंजी, वित्तीय पूंजी के अधीन सारा कुछ चले, ये कर रहे हैं, ये साम्राज्य, वित्तीय पूंजी का साम्राज्य। चलिए भाई बचाओ राम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।